Hello everyone, this side जतिन जनवेजा विद पार्ट 5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। इस पार्ट में हम करेंगे एस्केलेशन क्लोज के बारे में डिस्कशन। ठीक है जी। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपके पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। एक ही टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। वन एंड ओनली फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आता है जी दो तरह के आएंगे, विद एस्केलेशन क्लोज और दूसरा आएगा हमारे पास विदाउट एस्केलेशन क्लोज। इसको शुरू करने से पहले हम बात करते हैं क्लोज के बारे में। क्लोज क्या होता है? क्लोज मतलब कि जो बातें डिस्कस की गई, जो बातें डिसाइड की गई ड्यूरिंग वाइल मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी बातें टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई वो होता है हमारा क्लोजेस। ठीक है जी। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पेमेंट क्लोज, रिटेंशन क्लोज, तो भी हमारे पास आएगा एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज के बारे में हमारे पास पहले फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में विद एस्केलेशन क्लोज है और विदाउट एस्केलेशन क्लोज है। अब देखो यहां पर क्या आएगा हमारे पास। एस्केलेशन क्लोज बेसिकली टू हेल्प कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण जो नुकसान होगा कॉन्ट्रैक्टर को, उसको बचाने के लिए लाया गया है। अब मान के चलो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी का घर बनाने का। ठीक है जी। ए नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसकी वैल्यू है 50 लाख लेके चलते हैं, 50 लाख। ठीक है जी। 50 लाख उसमें उसने कॉस्ट सोची थी कि इसकी 35 लाख कॉस्ट आ जाएगी, 35 लाख रुपीस कॉस्ट आ जाएगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ होगी 5 इयर्स। और उसने आज के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा के सोचा था कि हाँ जी आज जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, आज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहा है, जिसको उसने वैल्यू पुट की मार्केट में कॉन्ट्रैक्टी के साथ 50 लाख रुपए की, और उसको एज्यूम किया कि जो आज की रेट में वो सामान खरीदेगा, लेबर खरीदेगा, थोड़ा बहुत आगे जाके रेट इंक्रीज होगा थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको 36 लाख रुपीस कॉस्ट आ जाएगी, और उसको एट द एंड प्रॉफिट हो जाएगा 12 से 15 लाख रुपीस तक, अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लाख रुपीस का वो प्रॉफिट एज्यूम करके चल रहा था। बट क्या हुआ कि मार्केट में एकदम से महंगाई आई। जो उसने सोचा था कि 35 लाख कॉस्ट आएगी, वो उसकी आ गई 47 लाख। भाई 47 लाख कॉस्ट लगा के 5 साल काम करके, इतना दिमाग लगा के, इतना हार्डवर्क करके, उसको सिर्फ अगर 50 लाख से 47 लाख माइनस करे तो सिर्फ 3 लाख बचेगा, वो भी डाउट है। ठीक है जी। तो उसमें इस कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट को, इस कॉन्ट्रैक्टर के हार्डवर्क को सेव करने के लिए यहाँ पर एक एस्केलेशन क्लोज इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। वैसे तो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता है, बट हम नॉर्मली मान के चलते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के बेनिफिशियल के लिए होता है। ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि मान लो कि 35 लाख उसकी कॉस्ट थी, मार्केट में इन्फ्लेशन आई, इसका 39 लाख कॉस्ट होगी थोड़ी बढ़ के, मतलब कि 4 लाख का इंक्रीज हो गया, तो उस केस में ये डिमांड नहीं कर सकता कि हाँ जी इन्फ्लेशन हुई, तो एक लेवल तक जो बियर करेगा कॉस्ट, थोड़ी सी इन्फ्लेशन होने तक, तो वो बियर करेगा कॉन्ट्रैक्टर। बट दूसरी बात क्या है हमारे पास, अगर यहां पर 35 लाख से 47 लाख तक चली जाती है, मतलब कि 12 लाख रुपया कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, तो उस केस में ऐसा भी नहीं है कि जो 12 लाख की कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर 100% क्लेम कर लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही जो कॉन्ट्रैक्टरी होगा वो 100% पे कर देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस 12 लाख का जो भी डिसाइड होगा वाइल मेकिंग एग्रीमेंट, वो वहां पर मेंशन किया जाएगा। जैसे कि 12 लाख बढ़ा तो 12 लाख का पहले मान के चलो अगर 35 से 39 लाख तक कॉस्ट बढ़ती है, तो उस केस में कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 39 लाख से 47 लाख तक गई, मतलब कि यहाँ पर
8 लाख रुपए बढ़ चुकी है, तो इसका भी कुछ प्रपोर्शन ही कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट मिलेगा, लाइक 70%। ठीक है जी, 5,60,000 रुपये हो चुका। ठीक है, इतना बेनिफिट मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को एट द एंड कितना मिलेगा, 35 लाख प्लस 5.6 लाख, मतलब कि 41.6 लाख उसको मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर उसको 50 लाख की हुई थी, 50 लाख प्लस 5.60 लाख, 55.60 लाख का ही मिलेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट बढ़ा के। ठीक है जी, ये नहीं, सॉरी, ये मिलेगा उसको 50 लाख प्लस जो उसका इंक्रीमेंट हुआ कॉस्ट का, उसका कुछ प्रपोर्शन 55 लाख का नया कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एस्केलेशन क्लोज। अब एस्केलेशन क्लोज के बारे में एक डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो जी, एस्केलेशन क्लोज के बारे में लिखते हैं पहले। If the prices of material and rates of labor, या फिर डायरेक्ट लेबर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेबर इंक्रीजेस बियॉन्ड अ certain limit, then the contract price would be increased by a certain percentage of rises beyond that limit। ठीक है जी, वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, ये आपको एक बार पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के बाद ही हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिकली मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसको नुकसान होगा मार्केट में इन्फ्लेशन के कारण, ना कि उसकी खुद की इनएफिशिएंसी के कारण जो कॉस्ट इंक्रीज हुई, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होगा, उसका मार्केट में जो रेट बढ़े, चाहे मटेरियल के हैं चाहे वो लेबर के हैं, उसके कारण उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर उसकी खुद की गलती है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं पहली। ठीक है, इफ द प्राइजेस ऑफ मटेरियल and labor increased beyond 5%, then the contract price would be increased by 70% of the rise beyond 5%। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड गिवन है। साथ में सीमेंट, मतलब कि बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, जहाँ पर उसको जो स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि 5,000 उसकी बैग्स लगेंगे एट ₹400। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 20 लाख रुपीस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन बता दिया कि अगर आपको उसने बताया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है, उसका बनाने के लिए, उसको काम करने के लिए, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे डैम है, चाहे
कोई ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर है, उसको बनाने के लिए टोटल 5000 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे और हर एक बैग की कॉस्ट है 400 रुपीज़। और उसमें मेंशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉस्ट कितनी बढ़ सकती है, 5%। 5% तक बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 5% के आगे कोई कॉस्ट बढ़ती है तो उस केस में जितनी भी कॉस्ट 5% से ज़्यादा होगी उस कॉस्ट का 70% का बेनिफिट दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है जी। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में चलते हैं। 5000 बैग्स लगे सीमेंट के 5000 बैग्स लगे एट ₹450। ठीक है जी। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी, इसकी कॉस्ट आपके पास आनी चाहिए जी 5000 इंटू 450, तो 22,50,000 रुपये आपकी कॉस्ट आनी चाहिए, जो एक्चुअल में कॉस्ट लगी। अब देखो प्राइस में वेरिएशन आ रही है यहाँ पर, तो प्राइस तो बढ़ा है मार्केट में, इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है। अब इनएफिशिएंसी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तो है नहीं, क्योंकि उसने 5000 बैग बोले थे तो 5000 ही लगे हैं एग्जैक्ट। अब मार्केट में प्राइस का वेरिएशन हुआ तो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा कि कितना यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब देखो इंक्रीज्ड अमाउंट, इंक्रीज्ड कॉस्ट, ठीक है जी। इंक्रीज 450 माइनस 400 इंटू 5000, मतलब कि जो 450 माइनस 400 50 रुपीज जो इंक्रीज हुई है हर बैग के लिए, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी बढ़ी है 2.5 लाख। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि 22,50,000 माइनस 20 लाख रुपए, तो 2.5 लाख आ रहा है मेरे पास। और इंक्रीज्ड अप टू 5%, तो यहाँ पर 5% 400 का इंटू 5% करे तो 20 आएगा। तो उसने बोला कि 5% तक फाइंड करनी है, तो 400 का 5% 20 आ गया तो 420 आएगा यहाँ पर। मतलब कि 420 तक अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 400 इंटू 5000, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 लाख रुपीज। मतलब कि अगर उसकी टोटल कॉस्ट 20 लाख से 21 लाख रुपए तक जाती है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 21 लाख से ज़्यादा 5% से ज़्यादा जाती है तो उसको उस टोटल बढ़ी हुई कॉस्ट का 70% का बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीज बियॉन्ड 5%। अब 1 लाख तो ठीक है, 1 लाख से ऊपर कितनी कॉस्ट बढ़ी हुई है तो हमें साफ दिख रहा है कि हमारी कितनी कॉस्ट बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर 30 रुपए के हिसाब से 450 माइनस 420 इंटू 5000, तो यहाँ पर 1.5 लाख आ जाएगी। ठीक, तो मेरी कॉस्ट 1.5 लाख इंक्रीज हो रखी है, तो मेरे को इस कॉस्ट का ही कुछ पार्ट इंक्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कि इस कॉस्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता, इस कॉस्ट का कुछ पार्ट जो मेरे को मेंशन है 70% वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर 1.5 लाख इंटू 70%, तो 1,05,000 का ही कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीमेंट होगा। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है जो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है जी, उसमें टोटल जो कॉस्ट होगी वो 1,05,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो था आपके पास एस्केलेशन क्लोज। अब इसका दूसरा पार्ट भी आता है डी एस्केलेशन क्लोज, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, डी एस्केलेशन क्लोज, ये शायद आपने बहुत ही रेयर पढ़ा होगा या बहुत ही कम देखोगे इसको, बुक्स में भी कई बार नहीं अवेलेबल होता, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो डी एस्केलेशन क्लोज क्या होता है। अब देखो एस्केलेशन क्लोज क्या होता है कि जिसमें प्राइस को के इंक्रीज होने के कारण जिसमें
प्राइस के इंक्रीज होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट मिलता है कि उसको ज्यादा कॉस्ट ना बियर करनी पड़े। डी एस्केलेशन क्लॉज बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्टी है, जो बिल्डिंग बनवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर से, उसको भी नुकसान ना हो। ठीक है जी। तो अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो उस प्राइस डाउन जाने का बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टी मतलब कि जो बिल्डिंग बनवा रहा है, घर बनवा रहा है, उसको मिले। तो दूसरी बात, डी एस्केलेशन क्लोज को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एस्केलेशन क्लोज मेंशन कर दिया तो डी एस्केलेशन क्लोज वहां पर इंप्लाइड है। तो यहां पर लिखो प्रेजेंस ऑफ एस्केलेशन क्लोज विल automatically imply presence of de-escalation clause। मतलब कि अगर आपने एस्केलेशन क्लोज पुट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको डी एस्केलेशन क्लोज अलग से पुट करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली काउंट होगा, अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए तो वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। वही स्टैंडर्ड जो उसमें मेंशन किया था 5000 एट ₹400, वही सेम क्वेश्चन है, उसी को बस एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं। तो मेरा टोटल कॉस्ट आएगी 400 20 लाख रुपए की। एक्चुअल में क्या हुआ इस बार 5000 ही बैग्स लगे, सीमेंट के बैग्स लगे, और इस बार क्या हुआ 370 कॉस्ट रह गई। तो यहां पर मेरी जो कॉस्ट आएगी 5000 इंटू 370 तो मेरी आएगी 18,75,000। तो यहां पर हम 5% के अकॉर्डिंगली देखें तो 5% ऑफ 400 तो यहां पर 20 ही आएगा अगेन। तो 400 माइनस 20 तो 380 तक अगर कॉस्ट कम होती है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को प्राइस को नहीं छेड़ा जाएगा। अगर 380 से कम होगी तो जितनी भी कम होगी उसका 70% का बेनिफिट किसको दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर 380 से बियॉन्ड गई है कॉस्ट, 370 तक गई है, माइनस 370। तो यहाँ पर 10 रुपए की कॉस्ट का कुछ पार्ट 10 रुपीज इंटू 70%, तो 7 रुपीज का बेनिफिट 7 इंटू 5000 35,000 रुपीज जो टोटल बैग, ये बैग्स है हमारे, इनका बेनिफिट की कॉस्ट का हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट से लेस कर देंगे। ये हमारा डी एस्केलेशन क्लोज का पार्ट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में इजीली मिल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक कंपनी है डीलक्स लिमिटेड कंपनी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया अभी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया यहाँ पर जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज की। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज की 1 जुलाई 2019 को। और जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ रहे हैं आफ्टर 1 ईयर 30 जून 2020 को हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। मतलब कि हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर, इनकम, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कितना प्लांट यूज किया, कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो सारा हमारे पास अवेलेबल है आफ्टर 1 ईयर का। तो हमारे पास अवेलेबल है मटेरियल परचेज कितना हुआ, वेजेस पेड कितने किए, जर्नल एक्सपेंसेस कितने हुए, प्लांट परचेज कितना हुआ, ये सारा हमारे पास डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो मटेरियल ऑन हैंड, मतलब कि जब टाइम पीरियड खत्म हुआ तो हमारे पास मटेरियल कितना अवेलेबल है। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो ताकि हम इसको आगे करें। हाँ जी, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं फिर से। टोटल मटेरियल हमारे पास 1 लाख रुपीज का है।
वेजेस 45,000 की है, जनरल एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, प्लान परचेज 50,000 रुपये का है, मटेरियल ऑन हैंड मतलब कि हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल 25,000 रुपीज़ का है, वर्क सर्टिफाइड हुआ है हमारे पास 15 अनसर्टिफाइड हुआ है हमारे पास 15,000 रुपीज़ का, डेप्रिसिएशन जो प्लांट पे लगी है वो 5,000 की है। देखो हमारे पास प्लांट परचेज हुआ 50,000 रुपये का, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली डेबिट करें 50,000 रुपये को और क्रेडिट करें 5,000 रुपये लेस करके 45,000 रुपीज से, या फिर डायरेक्टली इसको पुट करने की बजाय डेबिट कर दें डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 5,000 रुपीज से, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो। वेजेस एक्रूड, एक तो वेजेस हमने पे कर दी हैं, एक वेजेस हमने पे नहीं किए हैं, तो यह है वेजेस एक्रूड 5,000 रुपीज की। वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख रुपीज का, कैश रिसीव्ड हुआ है 1.5 लाख रुपीज का। अब देखो ये तो था डाटा, अब क्वेश्चन में वही लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया। इन द इवेंट प्राइस ऑफ मटेरियल, जो प्राइस ऑफ मटेरियल है और रेट ऑफ वेजेस हैं इंक्रीज हुए हैं मोर देन 5%, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%। मतलब कि जो भी अगर 5% से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ होगा उसका हमने 25% को देना है, बियॉन्ड 5%, जो मैंने अभी समझाया कि 5% तक हमने कोई बेनिफिट नहीं देना कॉन्ट्रैक्टर को। अगर 5% से ज़्यादा कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ है कॉस्ट में, तो उस कॉस्ट का जितनी भी बढ़ी हुई बियॉन्ड 5%, उसका हमने 25% का टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में इंक्रीज कर देना है। इसके बाद इट वॉज फाउंड दैट द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट हुआ था तो मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट 25% इंक्रीज हो गई थी, मतलब कि 5% से ज़्यादा तो 20% ही एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है। और इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ द वर्क डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लॉज, मतलब कि जो वर्क आपका सर्टिफाइड हो चुका है और वर्क जो सर्टिफाइड नहीं हुआ उसमें इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का अच्छे से। टू मटेरियल मेरे पास गिवन था 1 लाख रुपीज का। टू वेजेस, देखो जी वेजेस हमारे पास दो थी, एक तो थी 45,000 जो पे कर दी थी, तो 5,000 की एक एक्रूड थी, मतलब कि जो हमने पे करी, तो टोटल वेजेस मेरी कितनी आई 50,000 रुपीज की। इसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस, तो ये हमें गिवन थे 10,000 रुपीज के। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आप जो मर्जी कर सकते हो, जब प्लांट यहाँ पर 50,000 रुपीज लोगे तो यहाँ पर जो प्लांट लोगे एट साइड एट द एंड ऑफ ईयर, तो वो 45,000 लोगे, 50,000 माइनस 5,000 रुपीज। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 भी डाल सकते हो, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 रुपीज भी आप पुट कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, आपको वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। अनसर्टिफाइड 15,000, वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 दिया हुआ है आपको। इसके बाद हमें बाय मटेरियल ऑन हैंड, मतलब कि क्लोजिंग मटेरियल भी हमारे पास गिवन है, ये वो था हमारे पास 25,000 रुपीज का। अब हमें कुछ फाइंड करना है यहाँ पर वर्किंग नोट में, ठीक है, वर्किंग नोट में हमें फाइंड करना है टोटल कितना इंक्रीज हुआ अप टू, जो मैंने आपको पहले सिखाया था, अप टू 5% एंड बियॉन्ड 5%। ठीक, तो पहले तो मटेरियल आएगा। अब देखो मटेरियल जो हमारे पास था वो था 1 लाख रुपीज का, माइनस जो हमारे पास क्लोजिंग है उसको लेस कर देंगे, ठीक है, इनटू 25 डिवाइड बाय 125। अब देखो 25 डिवाइड बाय 125 क्यों है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ क्वेश्चन में जाके। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है इट वॉज फाउंड दैट द सिंस द डेट ऑफ द साइनिंग द एग्रीमेंट, मतलब कि जब एग्रीमेंट हुआ था
उसी टाइम पे ही मटेरियल का प्राइस और वेजेस का प्राइस इंक्रीज हो गया था 25% से। मतलब कि जो यहाँ पर 1 लाख रुपया है, ठीक है जी, जो 1 लाख रुपया है उसमें ऑलरेडी 25% इंक्रीमेंट हो चुका है। मतलब कि जो पहले अमाउंट थी उसमें ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है, ना कि 75,000 के ऊपर। ठीक है, तो अगर 60,000 का देखें तो 25% कितना आएगा, 15,000। तो 60,000 प्लस 25% तो 15,000 करके आएगा 75,000 रुपीज। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 लाख माइनस 25,000 आएगा हमारे पास 75,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। तो यहाँ पर मेरा टोटल इंक्रीमेंट आ जाएगा 15,000। अब यहाँ पर मैंने फाइंड करना है कि कितना 5% तक बढ़ा और कितना बियॉन्ड 5%। टोटल मेरे को पता है कि टोटल मेरा कितना बड़ा है 25%, तो 5:20 तो इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो 5% तक 3,000 आ जाएगा इसका अमाउंट अगर कैलकुलेट करेंगे। रेशो में कैलकुलेट करना आपको सिखाता हूँ, 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 5 डिवाइड बाई 25। ठीक है जी, दूसरा भी देख लो, 15,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 25, 4, 5, 3,000, 12,000। ठीक है जी, वैसे ही वेजिस का आएगा। वेजिस भी ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे है, 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,000 की। मतलब कि 40,000 का अगर देखे 25% तो 10,000 आएगा। तो 40,000 में 10,000 अगर प्लस कर दें तो 50,000 आएगा। वही हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। अगर हमें इस वैल्यू को फाइंड करने की कितनी वैल्यू इंक्रीमेंटेड है तो हमें आ जाएगा तो हमारा है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो 10,000 में वही 10,000 का वही करेंगे इंटू 5 डिवाइड बाई 25, 400, 2,000। तो 10,000 माइनस 2,000 8,000 आएगा। देखो टोटल मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ 25,000 का। ठीक है, टोटल मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ 25,000 का। अब अप टू 5% जिसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। हमें कितना बेनिफिट मिला बियॉन्ड 5%, ये हमारा है 20,000 की वैल्यू। 20,000 की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो 25% टोटल बढ़ा है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सिर्फ जितना बड़ा है बियॉन्ड 5% उसका भी हमें सिर्फ 25% ही बेनिफिट मिलेगा, उसका भी हमें सिर्फ 25% ही बेनिफिट मिलेगा। 20,000 तो 20,000 का हमें सिर्फ 25% ही बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि हमें 25,000 का 4th पार्ट ही मिलेगा, मतलब कि 5,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। अब आपको पता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स क्रेडिट ऑल इनकम। तो 5,000 की एक तरह से हमारी इनकम हुई, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन तो 5,000 का यहाँ पर लेस कर दोगे, एक तरह से इनकम है। तो मेरा टोटल आ जाएगा यहाँ पर 2,45,000 रुपीज टू नोशनल प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना आया यहाँ पर, देखो जरा। तो मेरा यहाँ पर लेस करके आएगा 80,000 रुपीज, 2,45,000 रुपीज। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं इसका बाय नोशनल प्रॉफिट। ये हमारा गिवन है जी 80,000 आ गया। अब देखो सर्टिफाइड कितना हुआ है 2 लाख रुपए। मेरे टोटल वैल्यू कितनी थी 5 लाख रुपए। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी 2 लाख डिवाइड 5 लाख परसेंटेज, तो 40% मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा मतलब कि मेरा सेकंड ग्रुप में आ चुका है। तो मैं इसका कुछ पार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, मतलब कि 80,000 का मेरा प्रॉफिट का, अगर आपको याद हो तो सेकंड लेवल क्या था 1.3 इंटू जितना भी कैश रिसीव हुआ। ठीक है जी, कितना भी कैश रिसीव हुआ। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कितना कैश रिसीव हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए इसके बारे में।
क्वेश्चन में शायद ये चीज मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपीज रिसीव हो रहा है और 1.5 लाख रुपए रिसीव हो रहा है आपको, 2 लाख कैश रिसीव हमें गिवन है। कैश रिसीव आपका 1.5 लाख रुपए गिवन है, तो यहाँ पर कैश रिसीव कितना आएगा 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जाएगी 80,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 2, आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस में, और रिमेनिंग 80,000 माइनस 20,000 60,000 का आपका आ जाएगा रिजर्व्स में। टोटल आपका आ जाएगा 80,000 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।